मेरा कोलैबोरेशन 8 देशों के साथ है। तो आप सबसे पहले हमें बताइए कि कैसे एक पौधा किसी के जीवन में फ़ायदा पहुंचा सकता है। पौधों को लगाने के साथ पौधों की जड़ों को, पौधों के तनों के भाग को, पौधों की पत्तियों को या पौधों के फूल को हम अपने पास यदि रखें तो उससे 16 सालों का रिसर्च है हमारा कि कौन सा पौधा कितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन लिबरेट करता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम बहुत लंबे समय तक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब हमें सफलता नहीं मिल रही है तो आजकल यूथ जो है वो सुसाइडल टेंडेंसी की ओर चला जाता है। तो पति पत्नी यदि साथ में रहकर एक निश्चित समय काल में, एक निश्चित तिथि पर, एक निश्चित दिन में यदि वो पौधा लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपसी संबंध जरूर सुधरेगा। ये चाहते हैं कि मैंने जो बोला है वो परिणित होना चाहिए, तो आप लगाइए ब्रह्म। यदि जिसको क्रोनिक डिसीज है, कई लोग आजकल ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बहुत गुजर रहे हैं, कन्फ्यूजन बहुत रहता है, माइंड में क्लियरिटी नहीं रहती कि जीवन में करना क्या है आगे। सब संसाधन सब हैं, बट इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है? इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे साधु संत अपने पैर नहीं छूने देते हैं। राइट। मुझे ये बताइए, आजकल मेट्रो सिटी में तो फ्लाइट के कल्चर हो गए, तो पौधे लगाने के लिए जगह जो रहेगी वो फ्लैट की बालकनी के अलावा नहीं रहेगी। अब ये इतने बड़े बड़े जो आप पेड़ बता रहे हैं, उन्हें फ्लैट में कैसे, इसका क्या सॉल्यूशन क्या होगा? कई बार हम लोगों ने देखा है जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें छत पे या किसी भी स्टोरी पे पीपल का ही पेड़ निकला हुआ दिखता है हमें छत पे या बालकनी में। तो वो भी कई लोग बोलते हैं कि वो अशुभ माना जाता है, उसे काटना नहीं चाहिए। कई लोगों का बोलना होता है कि इसको काट देना चाहिए। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। अन्यथा वो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देगा। अब कोई रोड का कॉन्ट्रैक्टर है तो उसे तो सैकड़ों पौधे काटना पड़ते हैं तब जाके उसकी रोड बन पाती है। तब उसका क्या, उसे पाप लगेगा या उसका कैसे वो उस चीज़ को हैंडल करे? जनरली हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो मम्मी स्पेशली कोई पुल क्रॉस करते हैं तो वो गाड़ी रुकवा के कुछ भी कॉइन डलवाती हैं कि 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये का आप सिक्का ज़रूर डाल दो नदी में। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक क्या होता है, ये थोड़ा सा बताइए आप। हमारे पास पैसा आ रहा है लेकिन पैसा नहीं टिक रहा है, तो आप केवल शुक्रवार को अपने साथ में, अपने पॉकेट में, कहाँ से साउथ में सुविधा और समृद्धता बहुत है क्योंकि वहाँ लाल चंदन बहुत होता है। उन्हें क्या चाहिए उसके अनुसार तिलक कौन सा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर किसी ने रोली का तिलक कर लिया, हर किसी ने अपने माथे पर सिंदूर लगा लिया, ये नहीं है। बेलपत्र तो सर बोलते हैं अशुभ होता है, घर पे नहीं लगाना चाहिए। मैं आपको एक ऐसा पौधा बताता हूँ जो पानी की टर्बिडिटी को बैलेंस कर देता है। पहले लोग बुक्स के बीच में वो विद्या का एक जो ग्रीन कलर का वो रहता था वो बुक्स के बीच में रख लेते थे, उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है? आज हम देख रहे हैं कि सिंथेटिक रुद्राक्ष भी आ रहे हैं, प्लास्टिक के रुद्राक्ष भी आ रहे हैं, तो हमें जानने की आवश्यकता है कि कौन सा रुद्राक्ष सही है। आप किस क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाह रहे हैं, या अपने व्यापार को बढ़ाना चाह रहे हैं, या आप अपने संबंधों को सुधारना चाह रहे हैं, या आपका कोई कोर्ट केस आप जीतना चाह रहे हैं, ये आपके इच्छा पूर्ति या इच्छा के अनुसार हम उसको आपको सजेस्ट करें। सभी लोगों को कुछ ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम होती है, उसके सॉल्यूशन के लिए सबके अपने अपने तरीके होते हैं। कुछ कंसल्टेंट से मिलते हैं, पंडितों से मिलते हैं लोग, डॉक्टर के पास भी कई बार हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है इसमें हमने बात करी है प्लांट बेस्ड रेमेडीज़। अलग अलग पौधों, उनकी जड़, उनके एसेंस के द्वारा कैसे अपनी लाइफ को ईजी बनाया जा सकता है। हमारे हिंदू धर्म में देखा गया है कई सारे पौधे या पेड़ की पूजा कई सालों से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। जैसे हमने देखा है हिंदू धर्म में लगभग सभी घरों में तुलसी का पौधा तो होता ही है। अब वो क्यों होता है, क्यों तुलसी की पूजा की जाती है, पीपल के पेड़ का एक अपना महत्व है। आइए आज हम जानते हैं हमारे गेस्ट से कि कैसे कोई पौधा, पेड़ या उनकी जड़ें हमारी लाइफ को इजी बना सकती हैं। आज के शो में मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूँ शैलेंद्र जी से। शैलेंद्र जी ने पौधों पे, नदियों पे अपनी काफ़ी रिसर्च की हुई है, तो सर का इंट्रोडक्शन मैं तो नहीं दे सकता हूँ, हम सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके बारे में, आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी रिसर्चेज क्या हैं, आप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। आत्म नमस्ते। मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा वर्तमान में संस्कार कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ में एज ए प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। बेसिकली मैं वाटर साइंटिस्ट हूँ
मैंने काफ़ी मध्य प्रदेश की सारी नदियों पर काम किया है। इसी के साथ मैं IIT रुड़की में एज ए वैज्ञानिक के पद पर मैंने काम किया और अभी मैं कंसल्टेंट भी हूँ। और देश में कहीं भी पानी का काम होता है तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उससे संबंधित जो भी रिसर्च है उसमें प्रस्तुत करने के लिए मैं पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी जाता हूँ। मेरा कोलैबोरेशन 8 देशों के साथ है और मेरा सौभाग्य है कि मैंने विश्व के प्रख्यात वैज्ञानिक के साथ काम किया है। इसी के साथ जब मैं नदियों पर काम कर रहा था, जब मैं नर्मदा नदी पर मैंने अपना प्रारंभ किया काम करना, तो उस समय पानी के साथ साथ जब हम नदी के आसपास घूमते थे तो वहाँ पर पौधों को देखकर मेरा मन आकर्षित हुआ और मैं देखता था कि हर पौधे का एक अपना वाइब्रेशन है, एक ऊर्जा है और वो वाइब्रेशन और ऊर्जा ने मुझे आकर्षित किया। तब मैंने जाना कि पौधा किस तरह से अपनी भूमिका इस प्रकृति में निभा रहा है और उस पौधे से हम किस तरह का वाइब्रेशन और ऊर्जा प्राप्त करके हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में आमंत्रित किया। जैसा कि आपने बताया कि आपका एक्सपीरियंस है पौधों पे, पेड़ों पे, आपने काफ़ी स्टडी की है, आपने रिसर्च किया है इन सब चीज़ों पे, तो आप सबसे पहले हमें बताइए कि कैसे एक पौधा किसी के जीवन में फ़ायदा पहुंचा सकता है। यदि सही मायने में देखा जाए तो पौधे का जब अंकुरण होता है तो अंकुरण के पहले उसका प्रस्फुटन होता है, फिर उसमें अंकुरण होता है और अंकुरण के बाद में वो एक पौधा बनता है। तो उसमें वो प्रकृति की ऊर्जा जो है वो संचारित होती है। वैसे ही मनुष्य का जन्म जब होता है तो पहले वो गर्भावस्था में वो गर्भधारण जब महिला करती है तो उसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पौधे हमें ऊर्जा के साथ साथ उनके वाइब्रेशंस जो रहते हैं वो हमें सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं और सकारात्मकता के साथ में हमें एक वो ऊर्जा देते हैं जो एक मनुष्य भी मनुष्य को नहीं दे सकता है। आवश्यकता है पौधों को जानने की, पौधों को समझने की कि वो पौधे किस तरह से काम करते हैं। पौधों की अपनी ऊर्जा है, पौधों के अपने वाइब्रेशंस हैं और वो वाइब्रेशंस प्रत्येक मनुष्य को प्रभावित करते हैं और वो मनुष्य उससे क्या प्राप्त कर सकता है ये जानने की आवश्यकता है। हम बहुत कम लोग जानते हैं कि पौधों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है और वो ऊर्जा जो रहती है वो एक साइंटिफिकली प्रूवन है। हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तपस्या की है, हजारों वर्ष उन पर रिसर्च किया है। धन्वंतरी देवता की यदि हम स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितना बड़ा ग्रंथ तैयार किया पौधों के संबंध में। आज हमारे यहाँ आयुर्वेद को देख लीजिए, आयुर्वेद पूरा प्लांट बेस्ड है। यदि हम निरोगी होना चाहते हैं तो हम अपने जीवन में हम अपनी लाइफ स्टाइल को यदि परिवर्तित कर लें और पौधों को लगाने के साथ पौधों की जड़ों को, पौधों के तनों के भाग को, पौधों की पत्तियों को या पौधों के फूल को हम अपने पास यदि रखें तो उससे हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, नए वाइब्रेशंस आते हैं और उसके साथ में हमारे शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, यदि हम ज्योतिषी के हिसाब से भी देखें तो यदि हमें अपना मंगल अच्छा करना है, यदि हमें किसी कार्य में गति बढ़ाना है तो आप अनंत मूल के पेड़ की छोटी सी लकड़ी आपके साथ रख लीजिए। अब वो छोटी सी लकड़ी क्या काम करेगी? वो वाइब्रेशंस देगी। वाइब्रेशंस देने के साथ में वाइब्रेशन और ऊर्जा का जब संचार पौधे से आप में होगा तो आप में कार्य को करने की इच्छा शक्ति का प्रवाह होगा और आप उस कार्य को परिणित कर पाएंगे और उस कार्य में सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। किसी पौधे को कैसे लगाया जाए या उसकी क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है कि किसी पौधे को लगा के उससे उसके बेनिफिट लिए जा सकें? प्रत्येक पौधे की अपनी विशेषता है और प्रत्येक पौधे का एक निश्चित कालखंड होता है, एक निश्चित समय होता है जब आप उसको रोपित करें, उसे आमंत्रित करें, उससे प्रतिस्थापित करें और स्थापित करने के बाद में उससे आप अपनी इच्छा बोलें। निश्चित तौर पर वो पौधा आपकी कोई भी इच्छा हो वो ज़रूर पूरी करेगा। आपसे ये जानना चाहूँगा कि कौन कौन सी समस्याओं का समाधान पौधे लगा के किए जा सकते हैं, फिर अपन उसके डिटेल में बात करेंगे, बट इन जनरल आप पहले बताइए कि कौन कौन सी समस्याओं का समाधान पाया जा सकता है। जैसे अभी यदि देखा जाए तो यूथ हैं या बच्चे हैं, उनमें फोकस कम होता है
एकाग्रता की भी कमी धीरे धीरे हम देखते ही हैं। और मैं तो यूथ के साथ ही काम करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आज से जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था और आज मैं यदि 10 साल के बाद देखता हूँ, तो पहले जो यूथ था उसका फोकस, उसका रिसर्च करने की कैपेबिलिटी, उसकी एकाग्रता, उसका कंसंट्रेशन पावर की क्षमता, इन सब में परिवर्तन आया। उसका मुख्य कारण क्या है कि आजकल स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो इन्वॉल्व हो गए हैं गजेट्स में, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो या अन्य संसाधन है। अब ये क्या करते हैं, ये वाइब्रेशंस को हम समझते नहीं हैं कि ये गजेट्स की जो वाइब्रेशंस हैं ये हमारे राहु को ख़राब करते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं। और जब राहु खराब होगा तो कंसंट्रेशन निश्चित तौर पर कम होगा। अब कंसंट्रेशन को बढ़ाना है आपको, तो आप अपने रूम में 3 पौधे लगा लीजिए। सबसे पहले बैम्बू प्लांट लगा लीजिए आप। दूसरा आप लगा सकते हैं आर्किड। तीसरा आप लगा सकते हैं पीस लिली। ये पौधे जो रहते हैं, ये यदि वैज्ञानिक तौर पर यदि देखा जाए तो इस पर स्टडी की गई है कि इनमें ऑक्सीजन को लिबरेट करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। ये पूरे रूम की टॉक्सिसिटी को कम करते हैं। टॉक्सिसिटी को कम करने के साथ में जब ऑक्सीजन ज़्यादा मनुष्य ग्रहण करेगा तो निश्चित तौर पर जब फ्रेश एयर मिलेगा तो उसका कंसंट्रेशन पावर और उसका फोकस बढ़ेगा। हर पौधे के पीछे बहुत 16 सालों का रिसर्च है हमारा कि कौन सा पौधा कितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन लिबरेट करता है, वो ऑक्सीजन में कौन से ऐसे तत्व होते हैं या उनके ऑक्सीजन के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो आपको आपके स्वभाव को परिवर्तित करती हैं, ऐसे कौन से वाइब्रेशंस होते हैं, किस तरह की ऊर्जा वो लिबरेट करता है, जिससे आप में कार्य करने की क्षमता तो बढ़ती ही है लेकिन कार्य करने की इच्छा शक्ति को बढ़ाने का काम भी करता है। यदि किसी का विल पावर कम हो रहा है, इच्छा शक्ति, हम देखते हैं कि बहुत से टाइम हम अपने फोकस से तो डगमगाते हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम बहुत लंबे समय तक प्रयास कर रहे हैं लेकिन जब हमें सफलता नहीं मिल रही है तो आजकल यूथ जो है वो सुसाइडल टेंडेंसी की ओर चला जाता है। इससे बचने के लिए भी क्या है, हमें पौधे रोपित एक निश्चित समय पर उस व्यक्ति से करवा लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है, यदि डिप्रेशन उसको हो रहा है तो उसका इलाज जो एलोपैथिक में दवाइयाँ तो है ही, लेकिन यदि वो एक अपने आसपास वो पौधा लगा ले तो उस पौधे से भी उसको वो ऊर्जा मिलेगी और वो जो ऊर्जा मिलेगी वो सकारात्मक ऊर्जा होगी और निश्चित तौर पर वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। जैसे आपने बोला डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा या कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा यदि ज़्यादा रहती है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि किसी को अपने रिलेशनशिप को सुधारना है या उसको अपना बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो क्या उसके लिए भी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिनको लगाने से उस एरिया में उन्हें ग्रोथ मिले? बिल्कुल। यदि रिलेशनशिप आपको अच्छी करना है, जहाँ नॉर्मली हम देखते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है उसमें पति पत्नी में कभी भी बहुत ज़्यादा आपस में सामंजस्य नहीं होता है और हम देखते हैं कि 3 महीने में 6 महीने में तलाक की नौबत आ जाती है। तो यदि संबंध सुधारने हैं तो अपने घर में कोई भी लाल पुष्प का पौधा लगाइए आप। जैसे आप लगाइए सबसे पहले गुड़हल, जिसे हम चाइना रोज़ कहते हैं। पौधा लगाने के साथ में ऐसा नहीं कि केवल पौधा लगा दिया और आपके संबंध सुधर जाएंगे। पौधा लगाने के साथ में आपको वहाँ पर इच्छा शक्ति भी अपनी जागृत करनी है, अपना व्हील पावर भी बढ़ाना है। उस पौधे से ये कामना भी करनी है कि हमारे संबंध आपस में अच्छे हों। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई भी शुभ अवसर होता है या आजकल हम देखते हैं अभी वैलेंटाइन डे गया है और प्रपोज करना है तो रेड रोज़ दिया जाता है। तो रेड रोज़ क्या है? लाल कलर जो है वो एक शुभता का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है। इसलिए हमारे यहाँ पर सालों से वर्षों से हम देखते हैं कि महिलाएं सिंदूर लगाती है, वो भी लाल रंग का लगाती हैं। तो वो क्या करता है, वो आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है। उसमें ऐसे रेड कलर में ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं, वो ऊर्जा होती है जो हमें क्या करती है, सही कार्य को करने में हमें प्रेरणा देती है और हमें सकारात्मकता लाती है। जब हम उस पौधे को दोनों मतलब फॉर द एग्जांपल दोनों पति पत्नी यदि साथ में रहकर एक निश्चित समय काल में, एक निश्चित तिथि पर, एक निश्चित दिन में यदि वो पौधा लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपसी संबंध जरूर सुधरेंगे। बिजनेस ग्रोथ के लिए या कोई व्यक्ति अपना नया काम शुरू करना जा रहा है तो उसके लिए कौन सा एक पौधा आप सजेस्ट करेंगे?
यदि हमें व्यापार किस तरह का है इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि हमारा व्यापार, जैसे फॉर द एग्जांपल कि यदि हमारा अनाज का व्यापार है, यदि हम टेक्निकल साइड में जाएं, यदि हमारा कोई हार्डवेयर का शॉप है या हमारा कोई शोरूम है, यदि कपड़ों का व्यापार है, रेडीमेड गारमेंट्स हैं या शूटिंग शटिंग का है, तो व्यापार के अकॉर्डिंग हम सजेस्ट करते हैं कि कौन सा पौधा लगाना चाहिए। लेकिन कॉमन जो पौधा है, यदि आपको शुभता लानी है अपने व्यवसाय में, समृद्धता लानी है, तो आप पारस पीपल लगाइए। पारस पीपल एक ऐसा पौधा होता है, ये आपने यदि देखा हो तो पीपल कितने तरह के देखे हैं आपने? मैंने तो एक ही तरीके का, मतलब कभी ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया कि उसके भी टाइप हो सकते हैं पीपल के भी। पीपल यदि सही मायने में देखा जाए तो प्रकृति ने हमें वरदान स्वरूप तीन तरह के पीपल दिए हैं मुख्य रूप से। अच्छा। पहला होता है सामान्य पीपल जो आप देखते हैं, दूसरा होता है पारस पीपल। अच्छा। पारस पीपल में वो शक्ति होती है कि यदि आप पारस पीपल अपने घर में लगा लें और यदि रोज उसको छुएं तो निश्चित तौर पर आपकी समृद्धता बढ़ेगी। इसी तरह से एक होता है ब्रह्म पीपल। यदि आपको आवश्यकता है कि आपको आध्यात्म की ओर जाना है, आप ये चाहते हैं कि मैंने जो बोला है वो परिणित होना चाहिए, सत्यता में वो बदलना चाहिए, तो आप लगाइए ब्रह्म पीपल। ब्रह्म पीपल आपको वो शक्ति देगा। यदि आप देखेंगे जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी हमारे साधक होते हैं, वो ब्रह्म पीपल के नीचे जाकर ही साधना करते हैं, क्योंकि उसमें वो शक्ति होती है। आप तीनों का यदि आकार प्रकार, यदि पत्तियों का देखें, तने का देखें, तो तीनों में अंतर होता है। पारस पीपल का तना पूरा स्मूथ होगा, चिकना होगा, उसकी पत्तियां भी चिकनी होगी, उसकी पत्तियां ऊपर से गोलाकार और उसका जो टिप वाला भाग रहेगा वो बहुत शार्प होगा। लेकिन जब आप ब्रह्म पीपल की बात करेंगे तो उसकी पत्ती डार्क ग्रीन कलर की होगी, हल्का सा उसमें गोलाई ज़्यादा होगी और उसमें तने के आसपास सारी जड़ें लिपटी हुई होंगी। ये है ब्रह्म पीपल का कमाल। हम उतनी सूक्ष्मता से कभी भी पौधों को नहीं देखते हैं, इसलिए हम नहीं जान पाते कि ये पौधा हमारे लिए क्या ला सकता है और क्या दे सकता है हमें। तो आवश्यकता है हमें पौधे से बात करने की, आवश्यकता है हमें पौधों को जानने की, और आवश्यकता है हमें पौधों को रोपित करने की। इससे जब हम पौधों को रोपित करेंगे, उनको जानेंगे, उनसे बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये होगा कि हम पर्यावरण को बचा ही रहे हैं, लेकिन अपने जीवन के अस्तित्व को भी बचा रहे हैं, और हम अपनी समस्याओं का समाधान भी उन्हीं से ढूंढ पा रहे हैं। जैसे आपने बोला कि पीपल लगाएं, तो अब ये कन्फ्यूजन होगा कि आज 15 तारीख को यदि कोई पीपल का पेड़ लगाता है तो कितने समय बाद उसको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं? जब भी हम कोई कार्य करते हैं, ये हमारे वेदों में, पुराणों में लिखा हुआ है, और वही स्टडी हम आपके सामने बता रहे हैं कि कोई भी चीज़, जब हम कोई भी रेमेडी करते हैं तो वो रेमेडी किस दिन के बाद फल देती है। किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए लगातार यदि हम 21 दिन तक उससे अपनी मैनिफेस्टेशन करते हैं, यदि अपनी इच्छा कामना करते हैं, तो निश्चित रूप से 21 दिन बाद वो पूरी होगी आपकी। क्या पौधों के द्वारा क्रॉनिक डिसीज़ या कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा है कोई, तो कौन सा पौधा लगा के वो इन सब चीज़ों से थोड़ी सी राहत पा सकता है? यदि किसी को क्रोनिक डिसीज़ है तो हम अपने घर में तुलसी का पौधा तो होता ही है, लेकिन हमारे यहाँ पर सामान्य तुलसी जो होती है वो कृष्ण तुलसी होती है। लेकिन यदि हम राम तुलसी अपने घर में लगा लें, जिसको हिंदी में मरवा भी बोला जाता है, वो लगाएं अपने घर के साउथ वेस्ट में, और साउथ यदि ईस्ट ओपन हो तो हम अपने घर में टर्मरिक लगा सकते हैं। इसके अलावा जिंजर लगा सकते हैं और वीट ग्रास लगा सकते हैं। ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं। इन मेडिसिनल प्लांट के वाइब्रेशन से इनकी जो ऑक्सीजन रहेगी वो, और ऑक्सीजन के साथ में इनमें जो सकारात्मक भाव रहेगा, इनके वाइब्रेशन से व्यक्ति में पॉजिटिविटी आएगी, और वो जब उसका विल पावर बढ़ेगा तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा। यदि जिसको क्रोनिक डिसीज़ है, यदि वो अपने साथ मूलाधार की एक छोटी सी लकड़ी रख ले, तो उसके वाइब्रेशन से और उसकी सकारात्मक ऊर्जा से और उसके जो
हमारे पास में रहने से जो ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में होगा, उससे हमारी विल पावर तो बढ़ेगा ही, लेकिन हमें रोग से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी। कई लोग आजकल ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बहुत गुजर रहे हैं, कन्फ्यूजन बहुत रहता है, माइंड में क्लियरिटी नहीं रहती कि जीवन में करना क्या है आगे। सब संसाधन सब हैं, बट इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है? यदि सही मायने में देखा जाए तो हमें यहाँ पर फोकस की आवश्यकता है। फोकस बढ़ाना है हमें। तो उसका सबसे अच्छा साधन है कि हम अपने घर में एक पाम का ट्री लगा लें, पौधा लगा लें। वो घर में भी लगा सकते हैं। दूसरा, यदि हमारे घर के आसपास बगीचा है या कोई देवालय है, मंदिर स्थान है, तो वहाँ पर हम जाकर एक त्रिवेणी का पौधा जरूर लगाएं। त्रिवेणी मतलब 3 पौधे एक साथ लगाना है, पीपल, बड़ और नीम। अब ये तीनों जो हैं, इनके जो वाइब्रेशंस रहेंगे, जब आप कोई पौधा कहीं भी रोपित करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप कहीं दूर रोपित किया है तो उसकी वाइब्रेशंस आपके पास नहीं आएगी, उसकी वाइब्रेशन भी आपके पास आएगी। और जब भी आपको समय मिले आप जाइए उस पौधे को देखने के लिए और उसके साथ बैठिए, थोड़ा समय बिताइए, तो निश्चित तौर पर आपका फोकस बढ़ेगा। और घर में जो पाम का ट्री आप लगा रहे हैं वो भी आपकी एकाग्रता को तो बढ़ाएगा ही, लेकिन आपके रिलेशनशिप को भी अच्छा करेगा। यदि सही मायने में देखा जाए तो अभी समस्याएं 2 तरह की हैं। एक तो आपसी सामंजस्य परिवार में नहीं है, चाहे भाई भाई हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे पिता पुत्र हो या पुत्र माता हो। कहीं ना कहीं हमारे जनरेशन गैप की वजह से हमारे विचारों में डिफरेंस होता है। और विचारों के साथ में क्या होता है कि हम जो टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं और जो हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, वो हमारे भाव के साथ हमारे विचारों को प्रभावित करता है। और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं कम समय में बहुत अमीर बन जाऊं, लेकिन अमीर बनने के लिए विल पावर चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, आपका फोकस एक निश्चित होना चाहिए, आपका एक लाइन ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपका एक मेंटर होना चाहिए, आपका एक मार्गदर्शक होना चाहिए। क्योंकि आजकल हम कॉलेज में पढ़े हैं, टेक्नोलॉजी के साथ पढ़े हैं, तो हम अपने गुरुओं की कितनी सम्मान करते हैं आप भी जानते हैं। मैं पिछले कई सालों से टीचिंग में ही हूँ और मैं देखता हूँ कि आज पिछले 10 सालों में जो परिवर्तन आया है स्टूडेंट्स के स्वभाव में, वो सभी के सामने है। एक समय था जब व्यक्ति जब पैर छूता था तो वो पूरा झुक कर छूता था। और केवल पैर छूना ये नहीं है कि आपने पैर छुए तो ये हम अंधविश्वास मानते हैं, हम ये ट्रेडिशंस मानते हैं। ऐसा बोला जाता है कि आप तो ऑर्थोडॉक्स हैं और आप इन सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, बल्कि ये नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है, एक बहुत बड़ा साइंस है पैर छूने के पीछे। बिल्कुल, जो हमें समझने की आवश्यकता है। कभी आप मंदिर गए हैं तो मूर्ति को आप जब छूते हैं तो मूर्ति को जब आप छूते हैं तो कहाँ से छूते हैं? उसके चरणों से छूते हैं। आपको कोई सिखाता नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं कि चरणों को के ऊपर अपना हाथ ले जाते हैं और चरणों को छूकर अपने सीने से लगाते हैं और फिर माथे से लगाते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति के पैर छूते हैं और यदि हम सही मायने में यदि पैर छू रहे हैं और उसके चरणों को हाथ लगा रहे हैं और विशेषकर उनके अंगूठों को स्पर्श कर रहे हैं, तो उनके बीच में और हमारे बीच में एक कनेक्टिविटी बनती है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनता है। और वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से जो उनकी पॉजिटिविटी है, मतलब जो उनकी ऊर्जा है, वो हम में संचारित होती है। और हमारी नेगेटिविटी जो रहती है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अर्थ में चली जाती है और हम में पॉजिटिविटी का संचार होता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे साधु संत अपने पैर नहीं छूने देते हैं। राइट। वो इसीलिए नहीं छूने देते हैं क्योंकि जो ऊर्जा रहती है वो ऊर्जा, हमारी ऊर्जा दूसरे व्यक्ति में जो भी हमारा पैर छू रहा है उसमें प्रवाहित हो जाती है। तो ये चीज़ क्या हाथ में लाने से या इन सब चीज़ों से भी हो सकती है फिर? तो नहीं, देखिए क्या होता है कि शरीर में प्रत्येक अंग का एक अपना महत्व है ना। पैर जो है वो यदि सही मायने में देखा जाए तो वो हमारी अर्थ से कनेक्टेड है। आप हाथ यदि मिलाएंगे तो हाथ आपके अर्थ से कनेक्टेड नहीं है, पहली बात। और आप देखते हैं कि आपका आज्ञा चक्र जो होता है वो नीचे की ओर होता है, तो ऊर्जा का संचार भी वो क्या होता है, नीचे की ओर ही होता है।
तो वो नीचे से ही ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, और वो ऊर्जा जो रहती है वो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को क्या करती है, संरक्षित करती है। मुझे ये बताइए, आजकल मेट्रो सिटी में तो फ्लाइट के कल्चर हो गए हैं, तो पौधे लगाने के लिए जगह जो रहेगी वो फ्लैट की बालकनी के अलावा नहीं रहेगी। अब ये इतने बड़े बड़े जो आप पेड़ बता रहे हैं, उन्हें फ्लैट में कैसे, इसका क्या सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, पौधे या तो हम बोनसाई प्लांट लगा लें अपने घर में, या हमारे पास जितनी बालकनी है उसमें हम जो पौधा लगा सकते हैं वो लगा लें। अन्यथा हमारे पास में देवालय होता है, कोई भी मंदिर होगा, आप मंदिर में जाके लगा सकते हैं। आसपास कोई गार्डन होगा आपके, वहाँ लगा सकते हैं। और आजकल तो जितनी भी मल्टी स्टोरीज़ हैं उसमें सोसाइटी होती है, तो सोसाइटी में नीचे बहुत सारा स्पेस होता है, तो आप इस स्पेस में अपना गमला रख सकते हैं। क्या कोई पौधा ऐसा हो सकता है कि जो बहुत नेगेटिव एनर्जी बढ़ाए, हमें अननोइंगली हमारे घर के में या हमारे आसपास कहीं लगा हो, या हम उसे रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, तो ऐसा कोई होता है क्या पौधा कि जिसके कारण नेगेटिव एनर्जी आती है? बिल्कुल। यदि सही मायने में देखा जाए तो कैक्टस प्लांट ऐसे होते हैं जो हमें नेगेटिविटी बढ़ाते हैं, लेकिन सारे कैक्टस प्लांट ऐसे नहीं होते। स्पेसिफिक कैक्टस प्लांट होते हैं जो यदि हम लगाते हैं तो वो निश्चित तौर पर हमें नेगेटिविटी बढ़ाते हैं। आज के टाइम पे लगभग सभी लोगों को पैसे के लिए ही सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो क्या पौधा लगा के अपार धन पाया जा सकता है? बिल्कुल पाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो आप लगा सकते हैं। यदि आप देखें तो पारिजात का एक पेड़ होता है, आप पारिजात का पेड़ लगा के अपार सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, आप अपार धन प्राप्त कर सकते हैं। अपराजिता का एक पौधा होता है जिसके जामुनी कलर के फूल होते हैं, वो आप रोपित करके और अपार धन और सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। कई बार हम लोगों ने देखा है जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें छत पे या किसी भी स्टोरी पे पीपल का ही पेड़ निकला हुआ दिखता है हमें, छत पे या बालकनी में। तो वो भी कई लोग बोलते हैं कि वो अशुभ माना जाता है, उसे काटना नहीं चाहिए। कई लोगों का बोलना होता है कि इसको काट देना चाहिए। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि पीपल का जो पेड़ है वो ऐसे आसानी से नहीं लगता है। पीपल के पेड़ के बीज जब कोई पक्षी खाता है और पक्षी के खाने के बाद वो पक्षी अपना बीट जो करता है, उस बीट से वो पौधा अंकुरित होता है। अच्छा। और वो जो बीट जहाँ पर करेगा, यदि वो किसी घर की दीवार के वहाँ पे कर दिया है तो वो निश्चित तौर पर वो वहीं पर अंकुरित होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें पौधा जो यदि वो वहाँ पर लग गया है तो उसे निकालने के लिए निश्चित दिन होता है और निश्चित समय होता है। जब हमें वो यदि हम पौधा लगाते हैं निकालते हैं तो निश्चित तौर पर वो हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा, अन्यथा वो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देगा। तो ये निकालने का तरीका क्या है? इंडिविजुअल राशि या ग्रह या ऐसा सबके लिए कॉमन होता है? नहीं, कॉमन यदि देखा जाए तो हमें पौधे को 24 घंटे पहले उसको उसकी पूजा करनी होती है। उसकी एक पद्धति होती है। अच्छा। और वो पूजा करने के बाद में 24 घंटे के बाद एक निश्चित दिन उसको हम निकालते हैं, तो फिर उसका दोष हमें नहीं लगता है। यदि सही मायने में देखा जाए तो पौधे को लगाना जो हमें पुण्य देता है, तो पौधे को उखाड़ना वो हमें पाप देता है। मतलब यदि सही मायने में देखा जाए तो पौधे को काटना मतलब आप अपने जीवन को तो नष्ट कर ही रहे हैं, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी आप गड्ढा खोद के जा रहे हैं। इसलिए यदि पौधा यदि कोई काटना है किसी मजबूरीवश, तो उसको बाकायदा उससे माफ़ी मांगिए कि मैं इस उद्देश्य के लिए आपको काट रहा हूँ, और फिर उसको निश्चित समय पर निश्चित तिथि पर आप काटिए, फिर वो आपको दोष नहीं देगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि आदिवासी यदि क्षेत्र में आप जाएंगे तो आदिवासी लोग जंगल में जब जाते हैं तो किसी भी वृक्ष को काटते नहीं हैं, वो सूखी लकड़ियों को बीन कर लाते हैं। और यदि ऐसी मजबूरी होती है कि उन्हें पौधा काटना है तो उसके पहले वो पौधे की परंपरागत पूजा करते हैं, और पूजन करने के बाद में वो उसको 1 माह के बाद में वो पौधा जब सूख जाता है तब वो काट के लेके आते हैं। कभी भी हरे पौधे को आदिवासी लोग नहीं काटते। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है। हमें आवश्यकता है साइंस को जानने की। कोई भी परंपरा या कोई भी रीति रिवाज या हमारे यहाँ कोई भी
चीज़ों को हम बहुत आसानी से यंग जनरेशन या हम कह देते ये अंधविश्वास है, ये परंपराओं में कोई भी सार तत्व नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी ऐसी परंपरा नहीं है जिसमें विज्ञान नहीं छुपा हो। जैसा कि आपने बताया कि पीपल के पेड़ को निकालने का एक प्रोसीजर है। अब कोई रोड का कॉन्ट्रैक्टर है तो उसे तो सैकड़ों पौधे काटना पड़ते हैं तब जाके उसकी रोड बन पाती है। तब उसका क्या, उसे पाप लगेगा या उसका कैसे वो उस चीज़ को हैंडल करे फिर? यदि सही मायने में देखा जाए तो वो ये उसका एक प्रोफेशन है। लेकिन प्रोफेशन के साथ में बहुत सारे तरीके हैं। यदि बड़े वृक्ष हैं तो हम उन्हें दूसरे स्थान पर स्थानांतरित भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हम उसके एवज में पौधे लगा दें तो हमें वो उसका पाप या श्राप नहीं लगेगा। और पौधे तो हम लगा ही सकते हैं, पौधे लगाने के लिए हमें कोई रोका नहीं। और शासन ने भी ये चीज़ तो की है कि यदि आपने 10 पौधे निकाले हैं तो 10 पौधे कहीं और जाकर आप लगा दीजिए। तो हम वो काम तो कर ही सकते हैं ताकि कंपनसेशन हो जाए, ताकि पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे और हमारा डेवलपमेंट भी बराबर हो। ये तो निश्चित तौर पर कि यदि हमें डेवलपमेंट की ओर जाना है तो हमें पौधों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मतलब पौधों को निकालना ही पड़ेगा। लेकिन उसके एवज में हम उतने ही पौधे लगा दें तो पर्यावरण हमारा बचा रहेगा। जैसे अपन शूट के पहले सर बात कर रहे थे, आपने बताया था कि हमने कई सारी रिवर्स पे भी काम किया हुआ है। तो जनरली हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो मम्मी स्पेशली कोई पुल क्रॉस करते हैं तो वो गाड़ी रुकवा के कुछ भी कॉइन डलवाती हैं कि 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये का आप सिक्का ज़रूर डाल दो नदी में। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक क्या होता है, ये थोड़ा सा बताइए आप। यदि सही मायने में देखा जाए तो हमारे यहाँ कोई भी परंपरा जो है या रीति रिवाज जो बनाए गए हैं हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा या हमारे पूर्वजों के द्वारा, वो बिना साइंस के नहीं है। यदि कॉइन को यदि देखें तो कॉइन के पीछे एक बहुत बड़ी परंपरा थी कि पुराने समय में, प्राचीन काल में यदि देखा जाए तो हमारे जो कॉइन बने होते थे वो कॉपर और सिल्वर के होते थे। इसके पीछे हमारा एक बहुत बड़ा रिसर्च भी है। मैं जब IIT में था तो हमने 7 रिवर के कॉइन्स वहाँ से कलेक्ट करवा के और फिर हमने उसका मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में उसका असेसमेंट किया था। और हमने ये पाया कि ज़्यादातर कॉइन जो है वो 96% कॉपर और 4% सिल्वर के मिक्सचर से बने हुए हैं। कॉपर जो है वो आप भी जानते हैं कि एंटीबैक्टीरियल उसमें टेंडेंसी होती है, और सिल्वर जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। यदि देखा जाए तो जब हम नदी में छोड़ते हैं कॉइन, तो कॉइन जो रहता है वो सालों तक क्या करता है, अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखता है। क्योंकि जब कॉपर और सिल्वर दोनों का बना हुआ कॉइन आपने नदी में छोड़ा है तो कॉपर आयंस लिबरेट होंगे उसमें से, सिल्वर आयन भी लिबरेट होंगे और वो पानी के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज होंगे। और वो क्या करेंगे, बैक्टीरिया की, जैसे कॉपर जो रहता है, कॉपर के आयंस जो रहते हैं वो बैक्टीरियल वॉल को डैमेज करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। और जो सिल्वर के आयंस रहते हैं वो क्या करते हैं, उसके DNA को, उसके जेनेटिक मटेरियल को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है और वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटामिनेशन नहीं होगा। ये इसके पीछे साइंस है जो हमें समझने की आवश्यकता है। हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, बहुत पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो हमारी नदी, हमारे वाटर रिसोर्सेज कैसे संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, उनमें कंटामिनेशन का लेवल कम हो, उसके लिए उन्होंने ये परंपराएं बनाई जिसको हम अंधविश्वास भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। ये भी ऑटोमेशन पे होता रहेगा, इसके लिए कोई आपको अलग से एफर्ट नहीं लगाना है। आपने यदि एक बार कॉइन डाला तो वो आपका निमित्त बन गया कि आपने पानी को स्वच्छ करने के लिए अपना एक भूमिका अदा कर दी। हनुमान चालीसा में जैसे हमने संजीवनी बूटी के बारे में सुना था, तो क्या किसी के प्राण वापस आ सकते हैं या ऐसा कुछ हो सकता है पौधों के द्वारा, या इतनी शक्ति होती है? बिल्कुल होती है। पौधों में वो शक्ति होती है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि पौधों के अपने वाइब्रेशंस होते हैं, पौधों की अपनी ऊर्जा होती है, उनका अपना ऊर्जा का स्तर होता है, उनकी पत्तियों में अलग तरह की एक विशेषता होती है। और वो पत्तियों को जब आप पीस कर यदि किसी को देते हैं तो वो क्या करता है, वो व्यक्ति को जिंदा कर देता है, वो उसके लिए संजीवनी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो क्या करते हैं, आप किसी भी बीमारी में यदि वो पौधे का या तो उसका एसेंस लें या उसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर आप पिएं। जैसे अभी आपने देखा होगा कोविड के समय काढ़े बहुत चले हैं और उससे बहुत लोगों को रिलीफ भी हुआ है, जिससे इम्यून सिस्टम बढ़ा है।
यदि आप सही मायने में देखा जाए तो आपको यदि अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाना है तो आप अपने घर के आसपास या घर के अंदर सुरजने का पौधा लगा लीजिए। सुरजने का पौधा जो है उसमें बहुत क्वालिटी होती है। उसकी पत्तियां जो रहती है वो मुख्य रूप से यदि सही मायने में देखा जाए तो उसमें इम्यून पावर सबसे ज़्यादा होता है। यदि आप पत्तियों को नियमित रूप से उसका सेवन करें तो आप में दो चीज़ें ज़रूर बढ़ेगी। एक तो आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा और दूसरा याददाश्त भी बढ़ेगी। इसलिए आपने देखा होगा साउथ के हर घर में आपको सुरजने का पेड़ मिलेगा। अच्छा। और वहाँ हर रेसिपी में आप देखेंगे सुरजने की फली का उपयोग मैक्सिमम होता है। और आप देखिए कि साउथ के व्यक्ति का दिमाग बहुत शार्प होता है। सर अभी जैसे आपने बताया कि जड़ या किसी भी पौधे की आप छाल अपने साथ रखें, तो इसको कैसे मतलब क्या प्रोसीजर हो सकता है इसका, कि क्या मार्केट में मिलती हैं ये जड़ें या छालें? हाँ। या कैसे कोई इसको यूज़ कर सकता है? आप कहीं भी पंसारी की दुकान पे चले जाएं। अच्छा। जैसे इंदौर में यदि आप जाना है तो मारोठिया चले जाएं। और नहीं मिलता है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ कि यदि आपको वाकई में ऐसा लगता है कि मुझे समृद्धता चाहिए या हमारे पास पैसा आ रहा है लेकिन पैसा नहीं टिक रहा है, तो आप केवल शुक्रवार को अपने साथ में अपने पॉकेट में 5 इलायची अपने साथ रखना चालू कर दीजिए। किसी भी शुक्रवार से आप प्रारंभ करें। लेकिन यदि आप वहाँ पर शुक्ल पक्ष को ध्यान रखें कि शुक्ल पक्ष में यदि आप कोई भी शुक्रवार होता है उसमें आप 5 इलायची अपने साथ रखना चालू कर लें, आपका फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे इस्टेब्लिश होने लग जाएगी। हम लोग पहले देखते थे जनरली मनी प्लांट हर घर में होता था, तो वो क्या पैसों के लिए लगाते थे या उसके पीछे और क्या बिल्कुल, उसका तो नाम ही मनी प्लांट। जी जी। लेकिन आप देखिए कि हर व्यक्ति के भाग्य में पैसा नहीं है तो मनी प्लांट हर जगह नहीं लगता है। वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि जब क्यों लगा लिया तो फिर हाँ सबके पास ही हो जाना चाहिए, फिर मनी प्लांट ही लगाना है और पैसे आ रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है? लेकिन आप हर घर में जाके देखिए, हमने सर्वे किया हुआ है, हमने अपना रिसर्च किया है कि हर घर में वो फलित नहीं होता है। इसके पीछे क्या साइंस है, इसको बताइए। इसके पीछे 2 चीज़ें हैं। देखिए, घर में कोई भी घर है, वो घर सही मायने में तब घर बनता है तब उस घर में आपस में सामंजस्य होता है, सकारात्मकता होती है। सकारात्मकता के साथ में वहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह यदि पॉजिटिव हो रहा है तो उस घर में तुलसी का पौधा और मनी प्लांट का पौधा फलित होगा। और आप देखेंगे कि आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि इनके यहाँ पर मनी प्लांट काफ़ी अच्छा समृद्धता प्रदान कर रहा है, क्योंकि उसके पत्तियों से आप देख सकते हैं कि वो हरा भरा है, उसमें कहीं पत्तियां सूख नहीं रही है। और सबसे बात, यदि हम मनी फ्लो की बात करें तो यदि उस घर में पॉजिटिविटी नहीं है तो वहाँ पर मनी प्लांट की पत्तियां जो है वो पीली होने लगती है और धीरे धीरे सूखने लगती है। इसी तरह से तुलसी का पौधा भी आप देखिएगा हर घर में फलित नहीं होता है। वहाँ पर सवाल आता है पॉजिटिविटी का, ऊर्जा का, प्रत्येक व्यक्ति के वाइब्रेशंस का। और वाइब्रेशंस के साथ में यदि किसी घर में बहुत ज़्यादा आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं तो वहाँ पर ये पौधे कभी भी फलित नहीं होंगे। आप लगा के देख लीजिए अपने घर में। हमने एक बहुत अच्छा इसके लिए प्रयोग किया है कि हमने एक ही आयु के प्लांट एक साथ लगाए और दोनों को हमने 20 फीट की दूरी पर रखा है और हम प्रत्येक दिन उनसे बात करते हैं। और बात करने के साथ हम एक पौधे को पॉजिटिविटी के साथ बात करते थे कि पौधे तू बहुत अच्छा है। उसका नाम हमने मोमो रखा था। अच्छा। और हम उससे बोलते थे कि मोमो तू बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, तेरी पत्तियां बहुत ही सुंदर हैं, तेरी पत्तियों का कलर बहुत हरा है और तेरी पत्तियों को देख के मन प्रफुल्लित हो जाता है और जो भी आता है वो कहता है कि ये पौधा कितना अच्छा है। तो वो पॉजिटिविटी के साथ में जब हम उसके साथ पॉजिटिव विचारों के साथ जाते थे तो वो वैसा ही हरा भरा वो पौधा हुआ। और दूसरा प्लांट ऐसा था जिसको हम
हर दिन जाकर बोलते थे कि तू बेकार है, तू कोई काम का नहीं है, तेरे इसमें क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं है, तू तो बिल्कुल सूखे जा रहा है, तू कभी भी मुरझा जाता है। तो हम उसको नेगेटिव थॉट्स देते थे। तो 20 दिन के बाद हमने जब दोनों पौधों को देखा, तो जिसको हम पॉजिटिव दे रहे थे वो वैसा ही हरा भरा बना रहा, और जो जिसको हम नेगेटिव थॉट दे रहे थे, तो आप देखिए कि थॉट्स का भी कितना असर होता है। इसी तरह से हम घर में भी देखते हैं कि घर में यदि एक ही माता पिता के 2 पुत्र हैं, एक पुत्र है जो बहुत अच्छा पढ़ लिख गया है, और एक जो बेटा है वो ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है, कुछ भी समस्या हो सकती है उसके साथ। तो हमारे यहाँ पर कंपैरिजन करने की बहुत आदत है। कंपैरिजन घर में तो होता ही है, और कंपैरिजन बाहर वालों के द्वारा भी होता है कि यदि कोई शर्मा जी हैं, उनका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है और वर्मा जी का बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो वर्मा जी जो है वो हमेशा ताना देते हैं कि देखो वो शर्मा जी के बच्चे को, वो कितना अच्छा पढ़ रहा है, देखो उसने कितना प्रोग्रेस कर लिया और तुम वहीं के वहीं हो। लेकिन ये नेगेटिविटी हम उसमें भर रहे हैं बचपन से। आज देखिए, आजकल हम देखते हैं कि बच्चा जन्म लेता है और जन्म के बाद में ही हॉस्पिटल से जैसे ही वो नर्स लेके आती है, तब से हम उसके फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर डालने लग जाते हैं। और उसके बाद जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो हम उसको मोबाइल दिखाकर भोजन करवाते हैं, मोबाइल दिखाकर हम दूध पिला रहे हैं। तो क्या ये सही कर रहे हैं? आप उसके राहु को पहले दिन से ही बढ़ावा दे रहे हैं कि उसको गजट के साथ रख रहे हैं। तो जो उसकी क्षमता है उसको आप बढ़ा नहीं रहे हैं, आप उसकी बुद्धिमत्ता को कम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी। मुझे लगता है कि किसी के घर में यदि खुद की एनर्जी को चेक करना है, आपके घर की एनर्जी को चेक करना है, आपके रिलेशनशिप को चेक करना है, तो मुझे लगता है कि कोई भी पौधा आप इम्प्लांट करें घर में और उसकी ग्रोथ को देखें। यदि वो अच्छे से ग्रो कर रहा है तो शायद आपके यहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, और नहीं कर रहा है तो आपको शायद इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आपके यहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाएगा, तो उस पर फिर काम करना चाहिए आपको। बिल्कुल। और पौधे सबसे बढ़िया इंडिकेटर होते हैं। यदि सही मायने में देखा जाए तो हम इनको बेस्ट इंडिकेटर मानते हैं। ये आपके हर चीज़ को परिणित करवा भी सकते हैं और आपके हर विचार को ये प्रदर्शित भी कर सकते हैं कि आपके घर में पॉजिटिविटी है या नहीं है, आपके घर में कितनी नेगेटिव ऊर्जा है। ये सारी चीज़ें जो है वो पौधे यदि आपके घर में हैं और पौधा बार बार कोई सूख रहा है, तो आपको आवश्यकता है कि हमारे यहाँ पर किस चीज़ का सुधार की आवश्यकता है, हमारे विचारों में किस तरह की बदलाव की आवश्यकता है, ये हमें पौधे बता देते हैं। एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, जैसे किसी का कोर्ट केस चल रहा है, वो जैसा बोला जाता है ना कि वाइट कोट और ब्लैक कोट से बच के रहना चाहिए। आपने हेल्थ इश्यूज़ को लेके बताया हमें। वैसे यदि कोई कोर्ट केस के कारण काफ़ी लंबे समय से परेशान है, तो क्या कौन से पौधा लगा के उसको उसमें सफलता मिल सकती है? कोर्ट केस को जितना है तो कोर्ट केस भी आप देखते हैं अलग अलग तरह के होते हैं। डिवोर्स भी हो सकता है, वो भी एक कोर्ट केस है। क्राइम का भी कोई केस हो सकता है, या कोई हमारे कंपनी इश्यूज भी हो सकते हैं। तो हर उसके लिए पौधे अलग अलग होते हैं। लेकिन यदि सही मायने में देखा जाए तो हमें विजय प्राप्त करनी है, तो हमें अपने घर में शमी का पौधा लगाना चाहिए। शमी जो है वो शत्रु नाशक भी होता है और हर क्षेत्र में आपको विजय दिलवाएगा। लेकिन उसको रोपित करने के लिए, घर में लाने के लिए, लाने से लेकर उसे लगाने तक और लगाने से लेकर उसे मैनिफेस्टेशन तक ले जाने तक आपका समय तिथि निश्चित है। आप लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आप कोर्ट केस जीतेंगे। आप सभी व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले हमारा ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स कैसी हैं, बहुत इंडिविजुअल होती हैं कि हर आदमी की अपनी अपनी परेशानी, जैसे सर ने बताया कि कोर्ट केस भी बहुत सारे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि आपकी कोई प्रॉब्लम इंडिविजुअल है कि मेरी पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम है, तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो हम कमेंट में भी बताएंगे। डिस्क्रिप्शन में सर का पूरा डिटेल, सर की जितनी भी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन होगी हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालेंगे, बट कमेंट में हमें ज़रूर बताएं आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन देने की हम बिल्कुल कोशिश करेंगे।
सर हम देखते हैं जनरली कि चंदन का तिलक लगाया जाता है, कई बड़ी सेलिब्रिटीज़ को जब उनकी डेथ हो जाती है तो चंदन की लकड़ी में उनका दाह संस्कार किया जाता है। तो ऐसा क्या है चंदन में जो इतना इम्पोर्टेंस मिला हुआ है काफ़ी? चंदन भी अलग अलग तरह के होते हैं। अच्छा आपने देखा यदि हो, जी, और नहीं देखा तो हम बता रहे हैं। बताइए आप। आपने नाम सुना होगा रक्त चंदन। लाल चंदन जरूर जरूर हाँ, सुना है मैंने। हाँ, लाल मतलब रक्त हाँ, चंदन। अच्छा। पुष्पा मूवी हाँ जिसके जी हाँ ऊपर जी हाँ बनी, जी जी। जिसका एक्सपोर्ट, और हाँ। यदि वो चंदन की क्वालिटी देखें हम्म, तो यदि ओरिजिनल चंदन यदि यहाँ रखा है तो वो पूरा आपका घर महकेगा। हम्म, घर तो महकेगा ही, लेकिन इसके साथ में उसके वाइब्रेशंस आप यदि चेक करेंगे तो जिस घर में लाल चंदन है उसमें समृद्धता, शुभता जरूर होगी। इसीलिए साउथ में शुभता और समृद्धता बहुत है, क्योंकि वहाँ लाल चंदन बहुत होता है। हम्म, एक आता है सामान्य चंदन जिसको हम पीला चंदन भी कहते हैं, हम्म, और एक आता है सफ़ेद चंदन। हम्म, चंदन की अपनी एक विशेषता है, हम्म, और चंदन को इसलिए भी शुभ माना जाता है कि उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो उसके वाइब्रेशंस रहते हैं, और वो वाइब्रेशंस जो रहते हैं वो आपको क्या करते हैं, आपके विल पावर को बढ़ाते हैं, आपकी इच्छा शक्ति को जागृत करते हैं, आपको स्किल्ड बनाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अपने काम को पूरा करना है, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपको अपना पॉडकास्ट बहुत अच्छे से चलाना है, आपको ऊंचाइयों पर ले जाना है। आप एक काम कीजिए, आप प्रतिदिन अपने माथे पर केसर का तिलक करना प्रारंभ कर दें। ओके, तो आपकी शुभता बढ़ेगी, आपका जो कॉन्फिडेंस पावर है, आपके व्यूवर्स बढ़ेंगे, ओके, और चाहते हैं कि आप और अच्छे से काम करें, तो उसी के साथ में आप रक्त चंदन मिला दें थोड़ा सा। लेकिन रक्त चंदन ओरिजिनल होना चाहिए, और ओरिजिनल होने के साथ में उसका दिशा का भी एक बहुत बड़ा महत्व है कि आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में एक चांदी की कटोरी रखिए, उस चांदी की कटोरी में रक्त चंदन और केसर रखिए, और प्रतिदिन स्नान के पश्चात, नहाने के बाद आप आएँ और एक चांदी की स्टिक आती है पतली सी, उस स्टिक से आप अपने माथे पे लगाइए, और फिर कहीं भी जाइए, आपका काम देखिए कैसे बनता है। आप 21 दिन ये प्रयोग करके देखिए, आपको इसके परिणाम बहुत ही अच्छे मिलेंगे। ये बहुत सारे लोगों का आजमाया हुआ नुस्खा है, और हम बहुत सारे लोगों को उनकी समस्याओं के अनुसार। हिंदू संस्कृति में तिलक का एक बड़ा महत्व है। चंदन का टीका, रोली, चंदन, इस तरीके के अलग अलग टीके लगाए जाते हैं। तो क्या अलग अलग तिलक का क्या महत्व होता है कि उन्हें क्या चाहिए, उसके अनुसार तिलक कौन सा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर किसी ने रोली का तिलक कर लिया, हर किसी ने अपने माथे पर सिंदूर लगा लिया, ये नहीं है। उसके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि आपको किस तरह का तिलक करना चाहिए और किस काम के लिए कब कौन सा तिलक करना चाहिए। तो ये हमारे पौधों की खासियत है, और ये हमारे पौधों की विशेषता है कि उनका उपयोग हम किस तरह से अपने मैनिफेस्टेशन को या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हम कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे हर आदमी कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो किसी को अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी में सफलता प्राप्त करनी हो तो कौन सा पौधा उसके लिए फ्रूटफुल रहेगा? उसको सबसे अच्छा पौधा जो रहेगा वो है बेलपत्र का पौधा। बेलपत्र? हाँ। बेलपत्र तो सर बोलते हैं अशुभ होता है, घर पे नहीं लगाना चाहिए। किसने कहा? नहीं, मैंने कहीं सुना था। यदि सही मायने में देखा जाए तो बेलपत्र शुभता, समृद्धता और फेम के लिए होता है। और यदि आपने सुना हो तो एक बेलपत्र ऐसा आता है जिसमें 3 पत्ती, 5 पत्ती, 7 पत्ती, 9 पत्ती, 11 पत्ती, 13 पत्ती होती है। अच्छा। और ये जो पौधा होता है, और ये सारी मतलब 3 पत्ती, 5 पत्ती, 7 पत्ती, 9 पत्ती, 11 पत्ती, 13 पत्ती, ये एक ही पौधे में लगती है। फेम के मामले में यदि आप देखें तो अहिल्या बाई का नाम आप जानते ही हैं। अहिल्या देवी ने पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अपना परचम फहराया। महेश्वर में यदि आप उनके महल में जाते हैं जहाँ पर उनकी गादी है, वहाँ पर आप देखेंगे तो ये पौधा एकमात्र है जिसको हमने संरक्षित और
सुरक्षित किया है। और ये इसका दूसरा पौधा हमने अपने चतुर्भुज राम मंदिर मांडव में संरक्षित किया है। आपसे बात करते करते तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फील्ड में लोग कैरियर भी बना सकते हैं कि पौधों का प्रिजर्वेशन हो गया, उसमें स्टडी करना, उसकी सेल करना। तो इसमें क्या इंडिया में क्या फ्यूचर है इस फील्ड को लेके आपके हिसाब से? फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, क्योंकि आज आवश्यकता है हमें उन पौधों को जानने की जो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं, और उन पौधों को जो विलुप्त हो गए हैं उन पौधों को वापस हम उनका संरक्षण कैसे करें, उनकी स्पीशीज को कैसे बढ़ाएं। तो निश्चित तौर पर हम उसमें अपना कैरियर भी बिल्डअप कर सकते हैं। और आप देखते हैं कि आजकल मेडिसिनल गार्डन होने लगे हैं, मेडिसिनल प्लांट्स की वैल्यू कोविड के बाद में बढ़ी है, क्योंकि आज हर व्यक्ति जो है वो अपनी परंपराओं पर पुनः लौट कर आ रहा है। उसका कारण ये है कि उसे पता है कि प्रकृति से ही हमारे स्वास्थ्य का, हमारे सुख समृद्धता का, हमारे विल पावर का, हमारे कॉन्फिडेंस का, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का सारा सॉल्यूशन हमारे पौधों में है। यहाँ पर आपको एक बात और कोट करूँगा कि आपने कोई ऐसा पौधा सुना है जो पानी को स्वच्छ करता है? नहीं। यदि मैं आपको एक ऐसा पौधा बता दूं जो पानी की टर्बिडिटी को बैलेंस कर देता है, बैलेंस करने के साथ में उसकी टर्बिडिटी को ख़त्म कर देता है। जैसे आप देखते हैं कि बारिश के दिनों में पानी जब मटमेला आता है तो आप क्या करते हैं, अपने घर में एलम लेते हैं और एलम को पानी में घुमा देते हैं, तो उसके सारा जो टर्बिडिटी है, जो भी गंदगी है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। आपको पता है एक ऐसा पौधा आता है, यदि उसकी आप ट्विग लें, उसकी एक छोटी सी टहनी लें और उस पानी में उसी तरह से जैसे एलम घुमाते हैं, यदि वो ट्विग घुमा देंगे तो सारी टर्बिडिटी सेटल डाउन हो जाती है। और उस पौधा का नाम ही निर्मल है। अच्छा। नाम भी निर्मल ही है और वो पानी को भी निर्मल करता है। और सही मायने में देखा जाए तो आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि हमारे यहाँ पर नर्मदा नदी जो है वो सबसे स्वच्छ नदी है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसके किनारे पर निर्मली के 5 तरह के प्रजातियां पाई जाती थी। अब मात्र एक प्रजाति बची हुई है, और वो जब भी पानी से टकराती है उसकी टहनियाँ, तो वो पानी को स्वच्छ करती है। पहले लोग बुक्स के बीच में वो विद्या का एक जो ग्रीन कलर का वो रहता था, वो बुक्स के बीच में रख लेते थे, उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है? एक्चुअली में यदि विद्या का पौधा देखा जाए तो उसे हम मोरपंखी विद्या का कहते हैं। ओके। और ये पौधा यदि कोई बच्चे के द्वारा लगाया जाता है और लगाने के साथ में यदि वो विद्या का जो छोटी सी टहनी है अपने किताब में रखते हैं, तो उसके वाइब्रेशंस जो रहते हैं, वो वाइब्रेशंस जो है वो अपने गुरु को अच्छा करते हैं। और गुरु को अच्छा करने के साथ में उसकी जो ऊर्जा रहती है वो सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, और वो ऊर्जा जो रहेगी वो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और आपका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ाएगी। और कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के साथ में आपको एक फोकस देगी कि आपको ये काम करना है, क्योंकि उसमें वो ऊर्जा है। इसीलिए पुरानी परंपरा में हमें विद्या के छोटी सी टहनी जो है वहाँ हमारी किताब में रख दी जाती थी या हमारी कॉपी में रख दी जाती थी कि आपको ये रखने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, और ये सही भी है। अभी रिसेंटली मैं कुंभ में गया था, तो वहाँ पे कुछ वेंडर्स थे जो रुद्राक्ष के फल को सामने के सामने छील के उसको ब्रश अप करके और उसी टाइम रुद्राक्ष दे रहे थे। रुद्राक्ष का इतना इम्पोर्टेंस बढ़ गया है आजकल, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो एक तो ये समझ में नहीं आता है कि ओरिजिनल कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है। पहले तो आप मुझे रुद्राक्ष के बारे में समझाइए कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और फिर कैसे इसका सिलेक्शन किया जाना चाहिए, या कौन सा रुद्राक्ष किसे धारण करना चाहिए। यदि सही मायने में देखा जाए तो रुद्राक्ष की अपनी एक ऊर्जा है, भगवान शिव का प्रतीक है, और रुद्राक्ष जो है वो हर कहीं होता भी नहीं है, आपने देखा होगा। तो कोई भी चीज़ जब हमें हमारे शरीर पर कार्य करती है कि जिसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है। आज हम देख रहे हैं कि सिंथेटिक रुद्राक्ष भी आ रहे हैं, प्लास्टिक के रुद्राक्ष भी आ रहे हैं। तो हमें जानने की आवश्यकता है कि कौन सा रुद्राक्ष सही है, और प्रत्येक व्यक्ति के राशि के अनुसार
दूसरा, उसके बर्थ डेट के अनुसार, यदि हम सही मायने में देखा जाए तो हम यहाँ पर न्यूमरोलॉजी भी बहुत काम करती है, जिसमें मूलांक और भाग्यांक के अनुसार तो हम सजेस्ट करते ही हैं, उनकी राशि के अनुसार भी करते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरह का आपको इच्छा पूर्ति करनी है। यदि आपको अपने एजुकेशन में, यदि कोई बच्चा है जिसको एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, हर्डल्स आ रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहा है, बार बार उसके एजुकेशन में विघ्न आ रहा है, वो तो उसके लिए हम 3 मुखी रुद्राक्ष का सुझाव देते हैं। यदि आपको शुभता या समृद्धता चाहिए, अपने व्यापार में बहुत अच्छी प्रोग्रेस चाहिए, तो उसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप पंचमुखी रुद्राक्ष, पंचमुखी के साथ में हम 11 मुखी रुद्राक्ष के लिए सजेस्ट करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें निर्भर करती है आपका कौन सी विश है उसके ऊपर, फिर आपका मूलांक क्या है और भाग्यांक क्या है, और आप किस क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाह रहे हैं, या अपने व्यापार को बढ़ाना चाह रहे हैं, या आप अपने संबंधों को सुधारना चाह रहे हैं, या आपका कोई कोर्ट केस आप जीतना चाह रहे हैं। ये आपके इच्छा पूर्ति या इच्छा के अनुसार हम उसको आपको सजेस्ट करते हैं। आजकल भागदौड़ भरी ज़िंदगी में देखा जा रहा है कि लोगों का मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रही है, जोड़ों का दर्द लगभग सभी लोगों को हो रहा है। तो इन सब चीज़ों में कौन सा प्लांट लोगों को हेल्प कर सकता है? यदि सही मायने में देखा जाए तो जब हम इनकी बीमारियों की जब बात करते हैं, तो जैसे ओबेसिटी है, तो ओबेसिटी हार्मोनल डिसबैलेंस का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। और हार्मोनल डिसबैलेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि इरेगुलर हमारी लाइफ है। हमारी लाइफ में सोना जागना निश्चित नहीं है। दूसरा, शरीर में हमारे शरीर में जब भी कोई भी चीज़ की डिफिशियंसी होती है, या यदि हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, तो वो ऑक्सीजन की कमी से होता है। दूसरा ही मुख्य कारण है। तो ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए हमारे घर में यदि हम ऐसा पौधा लगाएं जो ऑक्सीजन को बढ़ाता है, तो निश्चित तौर पर हमारा हार्मोनल जो हार्मोन्स रहेंगे वो बैलेंस हो जाएंगे। क्योंकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी यहाँ हमारे आसपास जब ज़्यादा रहेगी, तो निश्चित तौर पर हम ऐसे पौधे लगाएं जिसमें ऑक्सीजन लिबरेशन पावर ज़्यादा होता है। इसी तरह से यदि हम बात करते हैं शुगर की, डायबिटीज़ की बात करते हैं, तो डायबिटीज़ भी हमारी इरेगुलर लाइफ की वजह से ही हो रहा है। तो ऐसे स्पेसिफिक पौधे हैं जो लगाने से और उनका सेवन करने से, विशेष तौर पर यदि सही मायने में देखा जाए तो चाइना रोज़ जो होता है, चाइना रोज़ की जो स्टेमन होता है, एक पीली सी डंडी निकलती है, उस पीली सी डंडी को आप तोड़ लीजिए सुबह सुबह, और उस पीली डंडी को चबाकर यदि आप खाते हैं निश्चित तौर पर 21 दिन तक, तो आपका शुगर जो है वो, डायबिटीज़ जो रहेगा वो बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से यदि आप ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, तो ब्लड प्रेशर को बैलेंस करना है तो खसखस का पेड़ लगाएं आप। और खसखस और का पेड़ तो लगाएं कहीं भी, जहां आप कहीं भी लगा सकते हैं, घर में भी लगा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साथ में खसखस और तरबूज के बीज की इक्वल क्वांटिटी को लेकर उसको ग्राइंडर में पीस लें, और सुबह और शाम खाली पेट यदि 1-1 चम्मच लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका ब्लड प्रेशर जो रहेगा वो बैलेंस हो जाएगा। ये काफ़ी सालों की रिसर्च है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को लेकर वो ठीक हुए और अपने आप को बैलेंस भी कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने आज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के साथ शेयर करी। मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा। आज के पॉडकास्ट में हम लोगों ने ये सब जाना कि कौन से पौधे किस बीमारी में, किस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में यूज़ करके हम उन चीज़ों से निजात पा सकते हैं। ये टॉपिक बहुत वास्ट है, क्योंकि ये डिपेंड करता है व्यक्तिगत समस्याओं पे, व्यक्तिगत डेट ऑफ बर्थ पे। जैसा कि सर ने बताया कि हर राशि, हर डेट ऑफ बर्थ के लिए अलग अलग रेमेडीज़ होती हैं। हम पॉडकास्ट के आखिरी में सर का डिटेल्स शेयर करेंगे आपसे, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें डालेंगे, सो दैट सर की नॉलेज, सर का एक्सपीरियंस आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम आ सके। थैंक यू सो मच, आपने आखिरी तक हमारा पॉडकास्ट देखा। एक बार और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सो दैट आगे आने वाले पॉडकास्ट आप तक पहुँच पाएँ।